नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम उस बड़े घटनाक्रम और ऐतिहासिक पलों की आज आपके सामने याद ताजे करेंगे। हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध की स्वर्ण जयंती की। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्वर्ण जयंती को आज यादगार बनाने के लिए हमारे साथ उस युद्ध के जांबाज और उस वक्त के 14 राजरीफ के कंपनी कमांडर ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में आज मौजूद हैं। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब भी जुड़े हुए हैं। हम दोनों को लेकर के सेना के पूर्व अधिकारी दोनों से हम कुछ बातें साझा करेंगे और भगवान सिंह जी से हम उस वक्त की यादें आज ताजा, उस परिस्थितियां क्या रही, कैसे संसाधन थे, क्योंकि वहां एक विषम परिस्थितियां हमारे सामने थी। पाकिस्तान युद्ध के लिए पूरी तैयारी के साथ अलर्ट मोड पे था। हम केवल सावधानी के बतौर थे, सावधान रहना कि युद्ध हो सकता है, उसकी तैयारी रेख का सावधान रहना। यानी कि पत्थर फेंकने वाला निशाना लेके पत्थर फेंक रहा है, आप पत्थर जब आना शुरू हो रहा है तो आप सचेत हो पा रहे हैं। हमारी आर्मी इतनी अलर्ट थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के सानिध्य में या अमेरिका का पाकिस्तान को उस पखवाड़ा भी पूरा नहीं होने दिया और पाकिस्तान को धूल चटाते हुए सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। और उसके बाद बना बांग्लादेश। ये उसी समय का उदय है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ भगवान सिंह जी और जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब, उस वक्त आप शकरगढ़ में थे। शकरगढ़ बहुत नजदीक पोस्ट, क्या स्थितियां बनी, युद्ध की जो स्थितियां बनी थी उसका एहसास कब हुआ आपको और क्या पोजीशन रही, क्या उस समय अलर्ट था और क्या निर्देश थे? देखिए, बात यह है कि हमारी तैयारी बहुत थी, एक तो रिहर्सल्स बहुत थी और जो लॉजिस्टिक यानी जो बंदोबस्त करते हैं वो बंदोबस्त आपका अप्रैल मई से शुरू हो गया था। तो बिल्डअप होना और मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर तक एज फार एज हमारा ताल्लुक है, हम तैयार थे लड़ाई के लिए, क्योंकि हमारे एमुनिशन, राशंस और जहां भी पहुंचने चाहिए, हथियार जहां जहां पहुंचने चाहिए वहां स्केलेटन यानी थोड़े थोड़े, जैसे मुझे पता है सितंबर में मैं एक जहां बमियाल पोस्ट है ना, बमियाल पोस्ट एक जहां पे पठानकोट में जो करके आए थे वो एसपी जिन्होंने इन्वॉल्व था उसमें, उस पोस्ट पे था मैं और वहीं से हमने एंटर किया था। तो देखिए वो पोस्ट हम सितंबर ऑनवर्ड्स मैन करना शुरू कर दिया था, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था ऑब्जर्वेशन के तौर पे। और हमने इंटेलिजेंस गैदरिंग या फिर जो लड़ाई के लिए तैयारी करनी चाहिए वो पूरी तैयारी दिसंबर तक, वी वर जस्ट वेटिंग कि कब पाकिस्तान इनिशिएटिव ले, क्योंकि हम क्यों युद्ध शुरू करें, हम तो तैयार थे, हम डिफेंसिव पोजीशन में थे। लेकिन जो हमको टास्क दिया गया था वहां पे ये बीएसएफ पोस्ट थी, बमियाल, गरोटा, इनायतपुर, जनियाल, ये जो पोस्टें थी ये सांबा सेक्टर है उसमें, उसके बॉर्डर पे हैं। तो इनमें बीएसएफ थी, बीएसएफ के साथ ही हम जो ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स वगैरह गए थे वो उनके साथ अटैच थे और वो करीब 2 महीने रहे। आप देखिए सितंबर अक्टूबर में, नवंबर में कॉन्सेंट्रेट होना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे बिल्डअप हुई और दिसंबर में 3 दिसंबर को आपको पता है जैसे जब उन्होंने युद्ध छेड़ ही दिया तो ने एडवांस करना शुरू कर दिया था और 3 दिसंबर को 4 दिसंबर को सुबह हमने एडवांस करना शुरू कर दिया था। बाकी 3 दिसंबर से शुरू हो गए थे। तो हम करीब 20 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गए। उनकी जो जो पोस्ट आई, उनकी जो रेंजर्स थे वो तो पहले दिन ही खाली करके भाग गए थे और हमने जाके उनकी पोस्ट पे जाके ऑक्यूपाई किया। उसके बाद दूसरी पोस्ट आई, उनकी आर्मी की पोस्ट आई, वो भी छोड़ के खाली करके भाग गए। हमें लड़ाई का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, वो आगे भागते गए। इवन गांव वाले भी बड़े सरप्राइज हुए, क्योंकि जिस तरीके से हमने उनके, जैसे रास्ते में हमारे पास जो गांव आए, गरोटा, इखलासपुर, इनायतपुर, ये जो गांव आए ये टाउनशिप हैं, इनमें दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम जैसे हैं और ये अपने कई तो दुकान के ताला भी नहीं लगाया, सारा सामान छोड़ के भाग गए। और किसान जो अपने पशु बांधे हुए थे वो बांधे के बंधे पशु छोड़ के गए, हमने जाके उनके पशु खोले और जिसने कईयों के तो जूती छोड़ के चले गए
वो भागे ऐसे, मतलब भगदड़ मची, क्योंकि हम आगे भागते गए, पीछे उनके वो आगे भागती गई। उनकी आर्मी जब भाग रही है तो सिविलियन ने भी भागना शुरू कर दिया। और ये करीब 20 किलोमीटर शकरगढ़, एक लाहौर से करीब 10-15 किलोमीटर दूर है। तो शकरगढ़ के अंदर जब हम अटैक कर रहे थे, तब 16 दिसंबर को हम एफयूपी में बैठे थे, तब हमें सीज फायर का हुक्म मिला, अनाउंस हुआ, और फिर वहां से सीज फायर से हम थोड़ा विड्रा किए पीछे और वहीं पे डिप्लॉय हो गए। उन गांवों में खेती खड़ी हुई थी। ये खेती में जब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उन्होंने खेत नीलाम किए या जो भी किए, वो सिविलियन आए पीछे से खेती काटने के लिए, पशु उनके कोई ले गया। हम तो, जहां तक फौज का सवाल है, क्योंकि हम वहां पे सर्दी बहुत थी दिसंबर में, इट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, तो हमने तो 2 चीज वहां से ली। एक तो हर रोज एक गांव से रजाई लेते थे सब, तो रात को यदि बैठना पड़े, आपको कहीं चलना पड़े, तो या थोड़ी देर सोने का मौका मिले दिन में या रात में, तो रजाई ओढ़ के सो जाएं, और रजाई फिर दिन में वहीं छोड़ के आगे और चलते जाएं। और दोनों पॉकेट हमारी जो ड्राई फ्रूट्स उनकी दुकानें थी बहुत खाली पड़ी थी, तो ड्राई फ्रूट भर के दोनों जितने अपने कोट पार का था वो कोट पार का में हम लेते गए। तो हमारी तो यही उपलब्धि हुई कि वहां पे उन्होंने, बेचारों ने हमारे लिए रजाइयां छोड़ के गए पीछे, नहीं कई तो दुकानों में रजाइयां पड़ी थी। तो क्योंकि फौज तो भागती जा रही थी, वी ऑल्सो वर सरप्राइज कि वो बिना रेजिस्टेंस के इतने भाग जाएंगे। और जब लास्ट में हमारे जब अटैक में जब हमें एफयूपी के लिए गए और हमें फर्म बेस बनाने के लिए 39GR की एक कंपनी गई थी, और फिर वो पूरी बटालियन ने री इन्फोर्स भी किया, वो फर्म बेस उन्होंने बनाया, और हम एफयूपी, उनकी बड़ी कैजुअलिटीज हुई। ये बसंतर रिवर के ऊपर है, आपने सुना होगा बैटल ऑफ बसंतर, जो हमारे राइट में ब्रिगेडियर कर्नल होशियार सिंह और लेफ्टिनेंट छत्रपाल सिंह, जिनको परमवीर चक्र मिले, उसमें वो उस फॉरेस्ट एरिया में बसंतर नदी है एक, तो उसके एरिया में, जो उसी के थोड़ा साउथ में हम थे, वो हमारे से नॉर्थ में थे, हम उनके साउथ में थे। तो जब सीज फायर एग्रीमेंट हुआ उस वक्त 4 बजे सुबह हम बैठे हुए थे एफयूपी में, और करीब फिर 200-300 मीटर पीछे आके हमने वहीं डिफेंस खोदना शुरू कर दिया, और डिफेंस वहीं बना लिए, अपने बंकर बना लिए, और गांव में फिर अपने डिफेंसेस एडजस्ट कर ली, और फिर हम रोज कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलना शुरू कर दिया, अपना नॉर्मल पेट्रोलिंग, ऑब्जर्वेशन, सर्वेलेंस, ये जो काम होते हैं लड़ाई के बाद में, बस वो होते टिल से टाइम जब शिमला एग्रीमेंट हुआ। करीब 6 महीने लग गए हम वहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे, और करीब 6 महीने आप देखिए उनके खेतों में, उनके पेट्रोलिंग करते करते, उनके खेतों से जो भी कोई सब्जी मिली जो ऐसे मिलते रहते थे। और बाकी सिविलियंस थे जो पीछे से, आपको पता ही है जब आगे फौजें चली चल रही हैं और गाँव में कुछ मिलता है, शहर में जहाँ भी मिलता है, तो पीछे सिविलियंस पूरे पंजाब से पीछे पीछे आ रहे थे, वो उठा के लेके जा रहे थे चीजें। बट कौन रोकेगा वहाँ, हमारे पास तो टाइम था नहीं, हम तो आगे जा रहे थे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था नहीं उधर। तो ये पीछे का मसला है, ये तो इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बट एज फार एज वी आर कंसर्न, हम तो बड़े कंफर्टेबल थे सीज फायर के बाद में, और 6 महीने वहां पे। फिर मैं एक बात यहाँ जानना चाहूंगा भगवान सिंह जी, कि उस दरमियान जिन पोस्ट पे अटैक हुआ पाकिस्तान की ओर से, कुछ साथियों से आपकी चर्चा हुई होगी, क्योंकि कई पोस्टिंग्स में आप लोगों को कॉमन स्टाफ भी मिला होगा, जिन उस दरमियान जो उन पोस्ट पे थे, आप लोग आगे बढ़ते चले गए, कुछ जगह पे अटैक भी किया, लेकिन वापस पाकिस्तान को बैक होना पड़ा। वहां किस तरह का एक्सपीरियंस था? क्योंकि हवाई हमले और हवाई ताकत का एहसास उस वक्त 1971 में पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान सपोर्ट कंट्रीज थे उनको करा दिया गया था। देखिए, पाकिस्तान ने अटैक तो 2 ही जगह किया, एक राजस्थान में, साउथ राजस्थान में उन्होंने ये आपने देखा उस अटैक का क्या हुआ, टैंक ग्रेव बन गई वो, और एक पंजाब में किया उन्होंने। 2 ही जगह उन्होंने अटैक किया जो सीरियस, बाकी तो जो पश्चिम राजस्थान में, हाँ पश्चिमी राजस्थान में जहाँ लोंगेवाला, जो आपने सुना होगा लोंगेवाला बैटल, बिल्कुल जैसलमेर से आगे, रामगढ़ से आगे है लोंगेवाला, जहाँ तनोट माता देवी है, जहाँ तनोट सब जाते हैं, सिर झुकाते हैं, उस तनोट के पास लोंगेवाला है। उस जगह आज भी टैंक पड़े हुए हैं उनके वहाँ ड्यून्स में, तो वो टैंक वहाँ पे उनकी टैंक ग्रेव बनी, वही एक डिवीजन था। एक पंजाब में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जहाँ उन्होंने अपने आर्मर से एडवांस करना शुरू किया,
वहां पे उनके काफी नुकसान हुआ और उनको वापस विड्रॉ करना पड़ा। बाकी जगह तो हम ही जा गए थे उनके आगे। JNK में एक यस छम जोड़िया में जरूर, छम जोड़िया में आ रहे हैं, छम जोड़िया में उन्होंने करीब 8 किलोमीटर का एरिया हमारा ले लिया था, लेकिन हमने नौशेरा और आगे JNK में हमने भी काफी ले लिया था। हालांकि हमने 65 में हाजीपुर पास ले लिया था, वो 71 में नहीं ले सके क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है। पाकिस्तान ने हाजीपुर को नहीं लेने दिया 71 में, हालांकि इतना हमने सीरियस अटेम्प्ट भी नहीं किया क्योंकि पता था पिछली बार वापस किया था, अब की हो सकता है अब की बार भी वापस करना पड़े। क्यों वैसे? बिकॉज उसमें बहुत हो सकता है, दिस इज आर्मी की मतलब मेरा असेसमेंट है एज ए कैप्टन दैट टाइम, 3-4 years सर्विस, हार्डली आई न्यू एनीथिंग, बट इतना महसूस होता है कि 65 में बड़ा दुख हुआ जब हाजीपुर पास चला गया और वो जो मुगल रूट था वो हमने खो दिया, और उनका जो मुजफ्फराबाद था वो थ्रेटन हुआ था। वो एक्चुअली बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू का एक फीचर था जिसको हमने खोया, और जिसकी वजह से शायद हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को, शास्त्री जी को कुछ सदमा भी लगा होगा जब पता लगा। बट हुआ क्या, उस वक्त तक की शायद कल्चर ये थी अपने सरकारों की कि आर्मी को ज्यादा स्ट्रेटेजी के बारे में इन्वॉल्व नहीं करते थे, ना कंसल्टेशन होती है। और जो हमारा आज भी वही चलता आ रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होता है किसी भी बड़े देश में जहाँ मिलिट्री, बड़ी मिलिट्री है या पावरफुल कंट्रीज हैं, जो भी फॉरेन कंट्रीज, आप वेस्टर्न कंट्रीज का देख लीजिए, कोई भी कंट्रीज का देख लीजिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इवन पाकिस्तान तो खैर होगा ही होगा, चाइना का देख लो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑलवेज, रशिया इंक्लूडेड, आर्मी का ऑफिसर होता है, सीनियर ऑफिसर, क्योंकि उसको जो तजुर्बा है और वो स्ट्रेटेजी में यदि उसको कंसल्ट नहीं किया जाए, और जब इतना अहम या तो कोई ब्रीफ करे उनको, दूसरा सिविलियन इतना उनकी महत्ता जानते नहीं है, तो इसलिए दूसरा जो छम्ब दिया हमने, छम्ब आप देखेंगे कि जो एक मनावर तावी नदी है, मनावर तावी नदी का जो ब्रिज है वो हम ही ने तोड़ दिया था 71 में, और उसके आगे 8 किलोमीटर का एरिया है जहां छम्ब पाकिस्तान में है अभी, वो छम्ब का एरिया हम अनटेनेबल था क्योंकि हम ऑब्स्टेकल के आगे थे। नॉर्मली डिफेंसेस कहाँ होती हैं? ऑब्स्टेकल के पीछे होती हैं, ताकि कोई ऑब्स्टेकल पार करते वक्त आप आसानी से दुश्मन को रोक सकते हैं। तो अब आगे बैठे हैं तो आपको पीछे ऑब्स्टेकल है, यदि उसने पुल तोड़ दिया तो आप कैसे जाओगे बाहर पे, नदी को पार कैसे करोगे? बिल्कुल, तो इसलिए मैं वो देख लिया था, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ। मैं कटेवा साहब के पास जाना चाहूंगा। कटेवा साहब, हर घटना से, हर चीज को आप जब डिफेंस में गए होंगे तो उस वक्त पहले के वॉर किस तरह से लड़े गए, चाहे चाइना के साथ लड़े हो, चाहे पाकिस्तान के साथ लड़े गए होंगे, उनके बारे में जानकारी भी दी गई होगी आप लोगों का। शायद हो सकता है कोई सिस्टम भी इस तरह का डेवलप गवर्नमेंट ने या डिफेंस ने कर रखा होगा। लेकिन उस वक्त की और आज की स्थिति में देखिए, नापाक इरादे आज भी पाकिस्तान के हैं, और निश्चित रूप से भारत का डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, या फिर हमें वेपन्स के जरिए हो, या फिर हमारे युद्ध कौशल की जो क्षमता है उसके लिए हो। तो पहले की लड़ाई से कुछ बाद में हम कुछ सीख पाते हैं, या उन लेकुनास को भी हम देखिए, कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, बेशक आप जीत जाते हैं, लेकिन कहीं ना कोई खामी भी रह जाती है जिसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाती होगी। तो क्या रहता है सर, पहले की जो लड़ाई होती है उसके बाद में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना? देखिए, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आ रही है सर, आ रही है। आपको अभी ब्रिगेडियर साहब ने वेस्टर्न फ्रंट पे जो 2-3 अच्छी बैटल हुई थी उनके बारे में एक बताया। लोंगोवाला की भी एक बुरी कहानी है जिसके अंदर हमने कैसे उनके टैंक्स को बर्बाद किया, हमारी एयरफोर्स ने। इसके साथ साथ जो 71 की लड़ाई थी योगेंद्र जी, वो लड़ाई, इंदिरा गांधी एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थी, जैसे आज बहुत स्ट्रांग थी मोदी जी की तरह, और उन्होंने जनरल मानिक शाह, फील्ड मार्शल मानिक शाह ने, जो उस समय के जो सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी मेमोर में लिखा है कि उनको मार्च के महीने में इंदिरा जी ने बुलाया, और इस को कि बांग्लादेश में ईस्टर्न जो ईस्ट पाकिस्तान था उस समय वहां के जो लोग हैं बंगाली, वो वहां पे
सारे का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गवर्नेंस थी, वो सारे के सारे वेस्ट पाकिस्तान के पठान और पंजाबी लोगों के हाथ में थी। जबकि बंगाल, जो ईस्ट बंगाल था, जिसका बांग्लादेश, जो ईस्ट पाकिस्तान बन गया था बाद में आजादी के बाद, वहां के लोग की पॉपुलेशन ज्यादा थी, पर वहां के सारे रिसोर्सेज थे, सब कुछ थे, वो सारे के सारे वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल करता था। तो उन्होंने चाहते थे कि हम काफी इधर से उधर, जब पाकिस्तान बार बार बीच में कभी इधर से उधर से जब छेड़खानी करते रहते थे, तो वो चाह रहे थे कि हम ईस्ट पाकिस्तान को, पाकिस्तान के दो टुकड़े करें, और ये जो बांग्लादेश के जो उस टाइम के मुजीबुर रहमान और जो अनरेस्ट चल रहा था, जो उनको, इसको हम एक्सप्लॉइट करें। तो फील्ड मार्शल ने लिखा है कि उन्होंने बोला, मैडम प्राइम मिनिस्टर, क्या करना है ये आपके हाथ में है, कैसे करना है ये आप लीव इट टू द आर्मी, आप मुझे ये बता दीजिए सिविलियन गवर्नमेंट ने आप क्या चाहते हैं। तो जब उन्होंने अपना मंशा बताया, तब उन्होंने, फील्ड मार्शल ने लिखा है, आगे बताया है कि मैंने उनको बताया कि इस समय अगर हमने हमला किया तो ईस्ट पाकिस्तान में उस समय मॉनसून वहां जल्दी आते हैं, और अप्रैल और मई के महीने में इतनी बारिश होती है, इतनी रिवराइन टेरेन है कि वो वहां पे कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये गो अहेड गवर्नमेंट का फील्ड मार्शल को मार्च अप्रैल में उनकी मंशा का पता चल गया था। और जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया, सब जगह तैयारियां चल रही थी, और लॉजिस्टिक्स, एम्युनिशन डंप, सारे के सारी चीजें जो फॉरवर्ड होनी चाहिए, न्यूक्लियस आगे जाने चाहिए, वो सब तैयारियां चुपचाप चल रही थी। और जब मुक्ति वाहिनी को हमने इंसर्जेंसी, एक वो भी था कि जब बांग्लादेश था ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे उस समय नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य में इंसर्जेंसी चल रही थी, चाहे नागालैंड हो, चाहे असम हो, चाहे मिजोरम हो, और वो लोगों को शय कहाँ मिलती थी? ईस्ट पाकिस्तान में मिलती थी। जैसे आजकल JNK के जो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान वेस्ट, वहां से उनको शय मिलती है, वहां ट्रेनिंग मिलती है। तो इस तरह से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य बांग्लादेश के साथ लगे हुए हैं, तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही बड़ा परपेचुअल प्रॉब्लम था। और जब हिंदुस्तान की फौज ने वहां हमला किया और उनको आइसोलेट करके, योगेंद्र जी, एक अलग पूरे मिलिट्री हिस्ट्री का एक सिंपल एग्जांपल है मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री का, जिसमें 90,000 आदमियों ने एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल के नीचे एक दूसरी आर्मी को सरेंडर किया है, और 15 दिन की लड़ाई के अंदर ये चीज हमने हासिल की। ये हिंदुस्तान की फौज का आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा ऑपरेशन और सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है। बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि उस वक्त की लड़ाई, और निश्चित रूप से सेना के शौर्य को देख करके हर कोई चाहता भी है कि हम वो सारी चीजें, उस वक्त की यादें ताजा हों, और सुनना चाहिए हमें। और निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस करता है हर हिंदुस्तानी कि हमारे पास में ऐसे जांबाज, ऐसे सूरमा, जिन्होंने उस वक्त विषम परिस्थितियों में भी लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को बैकफुट पे धकेला। 90,000 वहां के सोल्जर से लेकर के और आर्मी ऑफिसर्स तक, जिन्हें सरेंडर करना पड़ा, एक तरह से युद्धबंदी के रूप में हम कहें, जो भारत के पास में थे। लेकिन चलिए, युद्ध के अपने एक नियम होते हैं। भारत की सेना आज भी बहुत मजबूत है, पहले से ज्यादा ताकतवर है, और हर क्षेत्र में जो युद्धाभ्यास होते हैं, मुझे भी कवर करने का अवसर मिला है, उसमें हम ताकत का एहसास होते हैं मात्र कुछ %, लेकिन एक्चुअल ताकत जो होती है वो ताकत है। और निश्चित रूप से हम किसी भी दुश्मन के नापाक इरादों को कुचलने की ताकत रखते हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन टीवी परिवार की ओर से सैल्यूट कि आप लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, और उसके बाद आज भी हम ये कह सकते हैं कि उन नापाक इरादों के बावजूद भी हम महफूज हैं, और हमारी सेनाएं पूरी चौकसी के साथ में तमाम परिस्थितियों से लड़ने के लिए आज भी तैयार हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।